हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाजिल नफीस। आज से हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 9th क्लास का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पज से भी और किसी भी कंपटीशन के पर्पज से। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स हम किसको बोलते हैं। तो बेटा समझ लो इस चीज को, एटम क्या होता है। डेल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल जो होगा उसको हम एटम बोलेंगे। तो एटम क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि आप किसी भी मैटर को आप ब्रेक करते जाएं, स्प्लिट करते जाएं, एक टाइम ऐसा आ जाए जब आप उसको स्प्लिट ना कर पाएं, उसको और छोटे पार्ट में ब्रेक ना कर पाएं, तो उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो इनडिविजिबल है। लेकिन आज की नॉलेज में हमें पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो डेफिनेशन तो पुरानी हो गई। तो कोई आपसे पूछ ले कि ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू डेल्टन क्या था, डेल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या थी इसकी डेफिनेशन, तो क्या बताओगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। लिख लो ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन एटम क्या था? एटम is a smallest particle. Atom is the smallest particle that participate in a chemical reaction. तो बेटा ये बात आप याद रखिए। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सबसे छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। क्लियर हो गई? यहां तक बात हो गई? शाबाश, ठीक है। अभी इसको और जानेंगे आगे। पहले मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लें हम कि मॉलिक्यूल हम किसको बोलते हैं। बेटा मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। तो सुन लो ध्यान से। स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूल्स क्या है तो क्या बताओगे? स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड बाय chemical combination of 2 or more atoms। ठीक है बेटा, ये लिख लो अच्छे से। क्लियर हो गई यहां तक बात? स्पीशीज दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 या 2 से ज्यादा एटम को कंबाइन करने पे केमिकली क्या बनता है हमारे पास? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के बारे में ये जान लो, मॉलिक्यूल भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप क्या हैं इसके? तो पहला टाइप है आपका, ये लिख लिया आप लोगों ने, रब कर देंगे, लिख लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सुन लो ये चीज भी, मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसके अंदर आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम कहो या एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट समझ लो बेटा। जैसे कि हमने यहां पर लिखा H2, हमने यहां लिखा O2, हमने लिखा N2, यहां लिखा हमने O3। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम क्या होंगे? सेम होंगे।
सारे एटम जिसमें सेम हो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो गई यहां तक बात? एकदम क्लियर। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम्स सेम हो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है बेटा? जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम हो, CO2, CO, H2O, NaCl, H2S। क्लियर हो गया बेटा तक बात? जिसमें आपका एक से ज्यादा डिफरेंट एटम हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लिख लो ये भी फटाफट। लिख लिया बेटा इतना। अब एटम पे आते हैं, जरा एटम के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। और हम जानते हैं एटम कंटेन या एटम इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सब अटोमिक पार्टिकल्स। ये बात आप जानते हो कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास? प्रोटॉन। थर्ड क्या है हमारे पास बेटा? थर्ड है न्यूट्रॉन। पता है ना आपको कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपसे पूछा जाए कि इनका मास कितना है बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। प्रोटॉन का कितना है बेटा? 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों का मास इक्वल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस ना के बराबर है। डेसिमल के बाद तीसरी प्लेस पे डिफरेंस है, अब वैसे ही मास बहुत कम है तो मास इक्वल होगा दोनों का। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे हम अगर बात करें चार्ज की, मैडम चार्ज की बात करें, इसका कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स, जिसको हम बोल देते हैं 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसका कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। याद रखना प्लस नहीं 19, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड चार्ज का दोनों का सेम है, बट डिफरेंट क्या है बेटा? डिफरेंट है इसका नेचर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और इसका कितना होता है? 0 होता है। तो हमने आपको बताया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, 1.673 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ये हो गया इसका चार्ज। क्लियर। अब हम बात करते हैं एटम के, किसी भी एटम के मास के बारे में। ये रब कर दे बेटा, लिख लो इसको। तो बेटा आप समझो इस चीज को ध्यान से। हम बात करेंगे यहां पर, अगर कोई एटम है तो एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होंगे और इलेक्ट्रॉन कहां होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो आपके ये कोई एटम है आपके पास, ठीक है। एटम का जो सेंटर है उसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे इन अ डेफिनेट शेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स का होंगे शेल में होंगे, ठीक है। और आपका न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपके? एकदम क्लियर है, ठीक है बेटा। पहला जो शेल है
उसका नाम क्या है, के, जो फर्स्ट शेल है। फिर आपका है शेल एल, सेकंड शेल। फिर आपका है शेल एन, थर्ड शेल, शेल एम, फोर्थ शेल। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके? बनाओ ये। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपके? तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? अब ये बात आपको पता होगी, कोई भी एटम है, कोई भी एटम, जैसे कि अगर कोई क्लास है, क्लास में स्टूडेंट होंगे, हर स्टूडेंट का यूनिक नंबर होता है जिसको हम रोल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही एटम का अपना नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो हर एटम का अपना एक नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और हर एटम का अपना एक मास है जिसको हम मास नंबर बोलते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। अब एटॉमिक नंबर जैसे 1 2 3 रोल नंबर होते हैं, ऐसे 1 2 3 एटॉमिक नंबर भी है। अब जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, किसी भी एटम का जितना भी एटॉमिक नंबर होगा, उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनो, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये सब चीजें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, वो जरूर देखें आप। ठीक है बेटा? और फिर हम बात करते हैं मास क्या होता है किसी भी एटम का। मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है? ये भी फिक्स है, हमें याद करना है ये सब चीजें। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? अब सुनो ध्यान से। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, शेल में होंगे। पहले शेल में कितना आएंगे, सेकंड में कितना आएंगे, वो सुन लो ध्यान से। अब जैसे कि हम बात करते हैं, कोई क्लास है, क्लास में रोज लगी हुई है, बेंच लगी हुई है। हमने कहा पहली बेंच पे सिर्फ 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं मैक्सिमम, और सेकंड बेंच पे मैक्सिमम 8 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, देन फिर 18 पे 32। क्लियर? अब 2 स्टूडेंट आए तो वो पहले कहां बैठेंगे, फर्स्ट बेंच पे। ये कंपलसरी है, पहले आपको फर्स्ट को फिल करना है। 2 स्टूडेंट आए, फर्स्ट पे बैठे। अब अगर 3 स्टूडेंट आए तो क्या होंगे, 2 फर्स्ट पे, 1 सेकंड पे। अब अगर 10 स्टूडेंट आए या 7 स्टूडेंट आए, सपोज 7 आए, 2 फर्स्ट पे और जो रिमेनिंग 5 है वो सेकंड बेंच पे। 10 आए तो 2 देन 8। अब अगर 12 आ गए, 2 8 एंड 2। बात समझ में आ गई है? तो ऐसा ही सीक्वेंस एटम का भी है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने आ सकते हैं, फिर आप क्या आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। देन आप क्या आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया, जो आपका शेल नंबर के है उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, शेल एल में कितने आ सकते हैं 8, और आपके एन में 18, और आपके एम में 32। लेकिन जो आखिरी शेल होगा उसमें हमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। ये एक रूल है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रखा है हमने। ये इतनी बात क्लियर हो गई? चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, समझो इसको जरा। और ये रब कर दें हम इसको, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी अच्छे से। अब देखो बेटा ध्यान से, इसके अंदर हमने बात करी, सपोज हमने यहां पर ले लिया कार्बन ले लिया। ठीक है, कार्बन को बाद में लेंगे। हमने यहां लिया हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो पहले शेल में आएगा के, एल में एक भी नहीं होगा। ऐसे मैंने यहां लिया लिथियम। लिथियम का कितना है बेटा 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 और ये 1। ऐसे हमने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है 7। तो 2 पहले में आ गए, सेकंड में 5 आ गए। 7 थे पहले में 2, रिमेनिंग सेकंड में आ गए। ऐसे हमने यहां पर ले लिया सोडियम। सोडियम का 11 था, इसका पहले शेल में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 8 आ सकते हैं, थर्ड में आपके जो रहेगा वो थर्ड में डाल दिया हमने। क्लियर? तो बेटा इसका जो लास्ट शेल था वो कौन सा था, वो था आपका के। इसका लास्ट शेल क्या था एल। ठीक है, एल था। इसका जो लास्ट था वो भी क्या था एल था। इसका लास्ट शेल क्या था बेटा एम था। तो जो लास्ट शेल होगा, जो आपका लास्ट शेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बताओ बेटा? लास्ट शेल को हम क्या बोलेंगे, लास्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। बात समझ में आ गई? हमने आपको एटम बता दिया,
एटम की डेफिनेशन बता दी। एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, वो सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, और किस शेल में, किस ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं हमने आपको बता दिया। शेल और ऑर्बिट सेम चीज है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। और जो लास्ट शेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखो और ध्यान से, और ये सारी चीजें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं, उसको आप जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं, देखो बेटा हमारे पास बेटा आपसे कहा गया कि आपको ऑक्सीजन का मास निकालना है। अब देखो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम में अगर हम बात करते हैं, ये ऑक्सीजन एटम, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 8। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 8। ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। यही तो होगा। एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उन सब के मास को प्लस कर दो, ऑक्सीजन का मास आ गया। ठीक। अब सुनो, हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन कितने हैं, 8 इंटू 6 ये है आपका कितना था, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 प्लस 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है बेटा, दोनों का मतलब अप्रोक्सीमेट सेम था, तो मैंने लास्ट डिजिट हटा दिया, 1.67। अब देखो हमने क्या लिया है, 1.67 कॉमन ले लिया, इंटू कितना हो गया आपका ये 16, 8 + 8 16। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का मास कितना हुआ बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन आपका हो गया, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो मास है, ये मास किसका है, ये प्रोटॉन का मास भी है, ये न्यूट्रॉन का मास भी है। तो हम कभी भी मास को, ऑक्सीजन के मास को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, आपका 16U या फिर 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन का हो या मास ऑफ न्यूट्रॉन का हो, उसी को हम 1 AMU या 1U बोलते हैं। दोबारा सुनो, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन इज नोन एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गई यहां तक बात। अगर ऑक्सीजन का मास मुझे निकालना है तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख दूं, उसको U से मल्टीप्लाई कर दूं या AMU से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मास हमेशा ऐसे ही लिखा मिलेगा, 16U या 18U, 4U। U का मतलब क्या है, उसका U का मतलब है आपका मास ऑफ न्यूक्लियॉन। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई तो बेटा बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो दोबारा सुनो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 1U या 1 AMU की वैल्यू कितनी होगी, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये रब कर दे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको डिफाइन कैसे करोगे, 1U को बुक्स में डिफाइन कैसे करा गया है वो समझे आप। तो 1 AMU या 1U इज डिफाइंड एज 1 AMU is equal to 1/12 into मास ऑफ कार्बन। और कार्बन की भी आप जानते हो आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है। तो कार्बन भी 12, जिसका मास 12 था। अब ध्यान से देखो बेटा, कार्बन को देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास कितना है 12, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 इंटू मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहां पर ये इसके न्यूक्लियॉन, समझ में आ गई ना बात,
इसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। 12 का मतलब इसके अंदर आपके 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। 12 से 12 गया, कितना आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया आपका मास ऑफ 1, इसका आपका आंसर आ गया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्लियर है बेटा? तो याद रखना 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन ये कि 1 AMU या 1 इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। लेकिन कोई वैल्यू पूछे तो वैल्यू वही होगी जो एक न्यूक्लियन की वैल्यू होती है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, मुझे पूरी उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। ये रब कर दे, कॉपी कर लो इसको। अब देखो बेटा ध्यान से एक चीज सुन लो, जैसे हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा? हाइड्रोजन का मास आपका होगा कितना? मास एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है। तो मैं यहां बात करूं अगर एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? इसका 1 है। और मास नंबर कितना है इसका? मास इसका 1 है। ठीक है, हम बात करें हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास कितना है? 4 है। लिथियम की 3 है, ये 7 है। ठीक है, बेरिलियम की, ठीक है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और ये 9 पॉइंट समथिंग होता है। ऐसे बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरॉन, ये 5 है और ये कितना है आपका? ये हो जाता है आपका 10। फिर आपका कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है? 6। मास कितना है इसका? 12। नाइट्रोजन ये 7, ये कितना हो गया आपका? 14। ऐसे हम बात करें अगर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की, ये सब AMU में। ठीक है बेटा, मास नंबर ये मास नंबर इन AMU, ये सब AMU में। AMU मतलब इनमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने? इतने हैं। ठीक है, सब AMU में ये। ऑक्सीजन की हम बात करें, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना हो गया? 16। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है बेटा? फ्लोरीन की हम बात करें 9 और ये कितना हो गया? 19। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? नियॉन, नियॉन का कितना है? 10, ये 20। सोडियम का याद रखना बेटा, सोडियम का 11, 23। सोडियम का मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, 24। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम कितना होता है? एल्यूमिनियम होता है 13 और ये हो गया आपका कितना? 13, ये हो गया आपका 27। एल्यूमिनियम का सिलिकॉन 14, 28। सिलिकॉन के बाद क्या होता है बेटा? सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, ये 30। क्लियर हो गया यहाँ तक बात बेटा? ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इनका मास कितना कितना है। ठीक है, लिख लो ये। ऐसे हम बात करें अगर आपका, हम इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ये सारे मास बेटा AMU में है या U कह सकते हो इनको, यूनिफाइड मास। ऐसे हम बात करें आपका किसका कितना हो गया? फास्फोरस, सल्फर की हम बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। मास कितना है इसका? 32। U सब U में है, ये U या AMU एक ही चीज है बेटा, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, वैल्यू दोनों की सेम होती है। इसके बाद आपका क्लोरीन 17, इसका कितना होता है बेटा? 35.5। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन कितना था आपका? 18, इसका 40 होता है। पोटेशियम की हम बात करें 19, तो इसका 39 होता है। हम कैल्शियम की बात करें 20, इसका 40 होता है। 20 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी। ठीक है बेटा, ये मास और एटॉमिक नंबर याद करने वाली चीज है, ये याद कर लेना अच्छे से। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलो बहुत अच्छी बात। ऐसी कुछ एक आध और देखें हम, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें आयरन का, Fe आयरन, एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, मास नंबर इसका होता है 56। ठीक है बेटा, कॉपर की हम बात करें 29 होता है, इसका कितना होता है? 64 होता है। ठीक है बेटा, ये बात आप याद रखें, बहुत अच्छी बात है, आपको काम में आएगी ये। ठीक है, हम अगर जिंक की बात करें, जिंक की ये 30 होता है, ये होता है 65। क्लियर? तो आपको याद रहना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर कितना है, किसका मास नंबर कितना है। क्लियर बेटा? बहुत अच्छी बात। ये एटम का मास था, जिसे हमने बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। एटम का मास तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखो जानते हैं, क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कैलकुलेट
मास ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, मास ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर CO2 की बात करते हैं हम, ये चलो पहले और थोड़ा कुछ सिंपल, हम O2 की बात करते हैं, सेकंड हम बात करते हैं चलो CO2 की, इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, NH3 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, फिर हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी 4 हम बात करते हैं आपकी 4 है आपका C6H12O6, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। फिर ऐसे ही हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, चलो पहले इसको देखो ध्यान से, कितने ऑक्सीजन है बेटा मॉलिक्यूल में, 2 ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन का कितना था बताया था 16, तो कितना हो गया 32 हो गया, शाबाश। ऐसे ही देखो इसमें क्या है, कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है अभी बताया था 12 होता है, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, एक का 16, ये सब यू में आ रहे हैं या AMU में आ रहे हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। देखो ध्यान से, एक कार्बन, कार्बन का मास कितना है 12, 2 ऑक्सीजन, 2 लिख दिया मैंने, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 44U, क्लियर। अब इसमें देखो N कितना है, एक N है, N का कितना था 17 था नाइट्रोजन का, प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 था, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, ये 17 किसने लिख दिया, मैंने लिखा है, खैर 14, टोटल कितना हो गया 17 हो गया। कोई लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए तो समझ जाना यार, तुम लोग समझदार तो हो ही, ठीक है बेटा। कार्बन का देखो 6 कार्बन है यहाँ पर 6, एक कार्बन का बेटा कितना है, एक कार्बन का होता है 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक का कितना है आपका जल्दी बताओ, एक का आपका है 16, टोटल कितना हो गया, ये 90 के पास आना चाहिए इसका मास, ठीक है बेटा। कॉपी करो इसको, फिर और लिखवाते हैं। जल्दी लिखो, बातें नहीं, ये लिख लिया आपने। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं आपका, और देखो इसके बाद हमने यहां पर लिखा आपका बेटा, ये लिखा हमने यहां पर लिख दिया आपका CaCl2, इसका मास पूछा जा रहा है, इसका कितना था 40 प्लस 2 इंटू 35.5 कितना हो गया 111U, चेक कर लेना, ये यार होगा प्लस माइनस की बात होगा, बस कर लेना प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से करिए, ठीक है बेटा। अब देखो इधर ध्यान से हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पर आपका आ गया क्या था आपका, हम लेते हैं अब NH3, हम NH3 का मास निकालते, NH3 तो हो गया NO3 का मास निकालते हैं, इसका मास पूछा है आपसे, H का कितना है 1 है, प्लस नाइट्रोजन का कितना था बेटा अभी बताया था 14, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना था, ऑक्सीजन का 16 था, कितना आ गया इसका, प्लस कर लेना जितना भी आ जाए यार, ठीक है बेटा। एक आध और देख लो फिर आज का टॉपिक खत्म। कितना था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास था कितना, हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोज SO2 ले लेते हैं, सल्फर का कितना था बेटा 32 था, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 था, कर लेना ये भी प्लस, तो बात समझ में आ गई होगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं रोकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको इसके अंदर हो, कोई भी डाउट हो तो जंग, हाँ तो बेटा आपको एटॉमिक मास निकालना आ गया, समझ में आ गया। अब एटॉमिक मास की हेल्प से आपको मोलर मास निकालना आ गया, किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना आ गया, क्लियर। एटम समझ में आ गया पूरा, आपको मास कैलकुलेट करना आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला आपका लॉ है वो क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बेटा आप जाने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, पहली बात ये दिया किसने था, ये दिया था लेवोसियर ने दिया था, ये कब दिया था 1774 में दिया था, ठीक है। इट स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन होगी तो कभी भी मास चेंज नहीं होगा, मास जितना था उतना ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। लिख लो, ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, समझ में आपके आ गई होगी। अब इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब और समझ लो। इसका मतलब ये हो गया आपका
कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब यह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, ये कह सकते हो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब ये रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, यहाँ पर CO2। अभी बताया था कार्बन का कितना था 12U, एक ऑक्सीजन का कितना था बेटा 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये आपका 2 × 16। ठीक है बेटा, 2 × 16U। अब देखो कितना हो गया इसका, हम अगर बात करें यहाँ पर, हम अगर रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट का बेटा मास कितना हो गया, ये रिएक्टेंट है, ये आपका हो गया 12 + 32, कितना हो गया बेटा 44। ऐसे हम इसकी बात करते हैं, यहां पर आप देखें कार्बन का कितना है बेटा, कार्बन का है 12 + 2 × 32, कितना हो गया 44। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्शन के बाद भी मास उतना ही रहा जितना रिएक्शन के पहले था। और एग्जांपल समझो एक आध, ये रब कर दे, देखो ध्यान से। अब यहां पर आप ध्यान दें कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हमने इसको हीट करा। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है CaO + CO2। अब यहां देखो, पहले हम बात करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा, एक कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12 + 3 × 16, ये आंसर कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है बेटा, तो रिएक्टेंट का मास कितना था 100। हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मास देखो बेटा, पहले इसका मास देखते हैं हम, CaO का कैल्शियम का 40 + 16, फिर यहां पर आपका CO2 का, ये आपका कितना हो गया 12 + 32, इसका मास कितना आ गया बेटा 56, इसका कितना आ गया 44, ओवरऑल कितना आ गया 100। तो हमने क्या देखा कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गई बेटा, यहां तक बात आपकी। जब भी आपसे कहा जाए कि आपको बताना है कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, तो आपको मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल दिखाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर, इतनी सी कहानी थी इसकी। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन कुछ ये है आपका कि 10 ग्राम CaCO3 डिकम्पोज to give 5.6 gram of CaO, to give 5.6 gram of CaO and X ग्राम ऑफ CO2। ठीक है बेटा, अब कहा जा रहा है कैलकुलेट मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमें पता है ये ब्रेक कैसे होगा, ये आपका था ये ब्रेक होता है आपका CaCO3, ये ब्रेक होगा आपका CaO + CO2। अभी ये रिएक्शन लिखी थी, हम जानते हैं ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसका मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा मास ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट में क्या था आपका, इसका प्रोडक्ट में आपका ये था, ये कितना था 5.6, ये कितना है x, तो आपका हो जाएगा 5.6 + x, क्लियर, इज इक्वल टू, इसका कितना था आपका 10 ग्राम, ये होगा 10 ग्राम, तो x कितना आ गया बेटा 4.4। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या कर देना है, हमें दोनों का मास बराबर रख देना है, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को इक्वल रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, नोट कर लो इसको।
बेटा अपन बात करते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा हमारे पास? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं हम इसको। ये किसने दिया था? ये दिया था प्राउस ने दिया था इन 1779 में दिया था। अब ये लॉ क्या कहता है इसको समझ लो, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो, फिर इसको अच्छे से समझ लेना। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, देखिए बेटा, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसने क्या कहा, कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका रेशियो बाय मास, उनका मास हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे वो कंपाउंड कहीं भी बने, कैसे भी बने। दोबारा सुनो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, जिनके मास का प्रोपोर्शन यानी कि दोनों का रेशियो सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ सिंथेसिस, चाहे वो कैसे भी बने, कहीं भी बने। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से। ये लिख लें आप, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बेटा ध्यान से, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, और यहां मुझे क्या मिला? CO2। ठीक है बेटा, ये मैंने कार्बन को यहां पर जलाया, और कार्बन को जलाने पे मुझे क्या मिला? CO2 मिला। अब CO2 में आप देखें, ये पहले दूसरी एग्जांपल देख लो सिंपल, और इससे कि हमने यहां पर लिया हाइड्रोजन को वाटर से रिएक्ट करवाया, और यहां मुझे क्या मिला बेटा? H2O मिला। ठीक है, यहां हमें मिल गया H2O। H का मास कितना होता है? 2। इसका कितना है बेटा? इसका होता है कितना? 16। रेशियो क्या आ गया? 1:8। ठीक है बेटा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है? 1:8। 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2U हाइड्रोजन, और आपका 16U क्या है? आपका ऑक्सीजन। रेशियो कितना आ गया? 1:8। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो, बहुत अच्छी बात। अब मैंने क्या करा? अब मैंने कुछ ऐसा करा इसके अंदर कि मैंने कंबशन करा, मैंने CH4 का कंबशन करा, और जब CH4 का कंबशन करते हैं तो हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। अब H2O आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके बनाओ, या H2O यानी वाटर आपका कंबशन में बने, पानी चाहे मेरे घर का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, पानी कहीं का भी हो, उसका रेशियो क्या रहेगा? हाइड्रोजन 2 और ये 16, रेशियो क्या है इसका? 1:8। तो इसी को हमने बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर कोई कंपाउंड बनता है, कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे उनका रेशियो, उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, चाहे वो कहीं भी बने, कैसे भी बने। समझ में आ गई बात? ये एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पानी से याद रखना, तुम्हारे घर का मेरे घर का रेशियो सेम। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, एक हमने बात करा यहाँ पर, क्या हमने लिया? कार्बन, या कैसे डायमंड लिया हमने। डायमंड क्या है? कार्बन ही तो होता है। उसको जलाया हमने, यहाँ क्या मिल गया? मुझे CO2 मिला। अब कार्बन का कितना था? 12 था, इसका कितना था? आपका 32। रेशियो क्या आ गया? 3:8। ठीक है बेटा, CO2 का रेशियो ये आ गया। अब अगर मैंने CH4 का कंबशन करा, मैंने अगर यहाँ पर अगर CH4 का कंबशन करा, तब देखो ध्यान से, तब भी तो CO2 मिला। अब इसका देख लो, 12:32 कितना आ गया? 3:8। तो हमें वो चीज प्रूव हो गई कि कोई भी कंपाउंड कहीं भी बने, कैसे भी बने, उसका रेशियो बाय मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? लिख लो, इसको कॉपी कर लो। बेटा ये क्वेश्चन देखें आप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 के रेशियो में बाई मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना करता है? 8 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना करेगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3 × 8 कितना हो गया? 24 ग्राम। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आपका बता दिया गया आपको कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास, कि जब भी वाटर बनता है तो
1 ग्राम हाइड्रोजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। ठीक है, अब कहा गया कि कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड होगा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। 1 से कितना होता है 8, लिख लेना पूरी लैंग्वेज, 1 से 8, 3 से कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24। समझ में आ गया क्वेश्चन? लिख लो फटाफट ये क्वेश्चन। अब बेटा ये क्वेश्चन समझा आप लोग? अब क्वेश्चन ये कहता है आपका a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by mass. आपको यहां पर इस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंट बोरॉन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, वो आपको निकालना है। समझ में आ गई यहां तक बात? तो ध्यान से देखिए आप, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे, पहले हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ बोरॉन की। परसेंटेज ऑफ बोरॉन तो कैसे करोगे बेटा? मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब देखो ध्यान से, मास ऑफ बोरॉन कितना था हमारे पास? मास ऑफ बोरॉन था हमारे पास 0.096। मास ऑफ कंपाउंड कितना था? ये था 0.24 इंटू 100 कर दो, तो कितना आंसर आ गया इसका? ये आपका आ गया 40%। बेटा इतनी बात समझ में आ गई? जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी है उसका मास ऊपर अपॉन टोटल मास। इसका मास ऑफ बोरॉन कितना था? 0.096 क्वेश्चन में हमें गिवन है, और पूरे कंपाउंड का मास कितना था हमारे पास? 0.24 ग्राम इंटू इसको 100 कर दो, आंसर कितना आ गया? 40%। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ऐसी अब हमें निकालना है किसका? ऑक्सीजन का। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? यहाँ हम कर देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां मास ऑफ कंपाउंड, तो मास ऑफ ऑक्सीजन बेटा हमारे पास कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है कितना? 0.144, और मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 0.24। 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आ गया बेटा इसका? दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, 60%। इसका मतलब इस कंपाउंड में 40% बोरॉन है, और 60% क्या है? 60% इसके अंदर ऑक्सीजन है। इतनी बात क्लियर हो गई? छापो फटाफट इसको भी, लिख लो पूरा। बेटा अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। समझो कि डेल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था। कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम के पर्पज से। कंपटीशन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें काफी पॉइंट के लिमिटेशन भी हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसने ये कहा कि कोई भी मैटर हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो बात समझ में आ गया? ये पहला पॉइंट क्लियर एकदम कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। सिंपल सा था, समझ में आ ही गया होगा। सेकंड है ये आपका एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसने कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जानते हो कि ये पॉइंट भी गलत है इसका। एटम को डिवाइड किया जा सकता है। पहला पॉइंट सही था, सेकंड पॉइंट गलत। इसकी बात क्या है? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जैसे मास वैसे ही एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसने ये कहा कि अगर सेम एलिमेंट के एटम हैं तो वो हर चीज में आइडेंटिकल होंगे। उसका मास भी सेम होगा, उसका साइज भी सेम होगा, सब चीजें उसकी सेम होगी, डेंसिटी भी सेम होगी। लेकिन हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा रखा है जिसके ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग है, जिनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर तुम लोग, वैसे ये आपको अच्छे से पीछे बता रखा है हमने पहले। अब बेटा यहाँ देखें, जैसे कार्बन है, कार्बन हमें कार्बन 12 भी मिलता है,
कार्बन हमें कार्बन 13 भी मिलता है, कार्बन हमें कार्बन 14 भी मिलता है। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने ये देखा कि एलिमेंट तो सेम है, एटम जो है ये सेम एलिमेंट के हैं कार्बन के, लेकिन इनका मास अलग है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, इसकी लिमिटेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इसका लास्ट पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट। डिफरेंट एलिमेंट लगा लेना, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट। इसने ये कहा कि अगर दो डिफरेंट एटम के एलिमेंट हैं, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट की एटम्स हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, वो कुछ भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन हम जानते हैं ये भी गलत है आपका। आइसोबार्स के आने के बाद ये पॉइंट भी फेल हो गया। आइसोबार क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा था आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 था, मास 40 था। हमने देखा पोटेशियम 19 था, मास 40 था। हमने देखा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास इसका कितना है, 40 है। एलिमेंट अलग हैं, ठीक है, बट इनका मास क्या है, सेम है। तो ये लास्ट पॉइंट भी इसका गलत हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। आज के लेक्चर में इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। मुझे पूरी उम्मीद है आप सारे लेक्चर सुनते आ रहे होंगे। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो लेक्चर को दोबारा देखो। और एक बात याद रखो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।